द अर्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों योद्धाओं का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, द अर्थ सेकेंड ग्रेड टेस्ट सीरीज जीके फर्स्ट पेपर की, जिसमें हमारी पिछले वर्ष की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर हमने 4 टेस्ट चलाए थे। 400 प्रश्न में से 39 प्रश्न सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में देखने को मिले। उसी ऊर्जा के साथ, उसी फीडबैक के साथ हम फिर से जोड़ रहे हैं आप साथियों से 8 टेस्ट के साथ। इन 8 टेस्टों के अंदर विश्लेषणात्मक, अवधारणात्मक अप्रोच के साथ साथ हम अब देखेंगे कि इन टेस्ट पेपर से किस तरीके से हमारी तैयारी को और बेहतर कर पाए। तो साथियों, हम बात करते हैं कि हमने 8 टेस्ट लिए, उसमें से 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, टास्क टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आगामी टेस्ट के लिए जो शेड्यूल है, आगामी टेस्ट के साथ इन 8 टेस्टों के साथ में 30 मेगा टेस्ट पेपर जो कि आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि इस टेस्ट सीरीज में आपको सीधे सीधे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं हम भूगोल के पेपर के साथ। आज राजस्थान भूगोल में हमने टास्क टेस्ट फर्स्ट के अंदर टॉपिक वाइज जो टेस्ट थे उसके अंतर्गत हमने एक टास्क निर्धारित किया था और उस सिलेबस पर कौन कौन से प्रश्न थे उनके अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो स्वागत है आपका टास्क टेस्ट के अंदर, सेकेंड ग्रेड के अंदर पेपर फर्स्ट। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न साथियों कह रहा है कि त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में है। तो आप प्रश्न सॉल्व करते समय इस तरीके से अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, क्रमशः कौन से जिले में दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि त्रिकुट पहाड़ी और नाकोड़ा पर्वत जो है वो आपके 56 की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ जो जैसलमेर की ओर का पार्ट है उसको त्रिकुट, और नाकोड़ा कहां पर है तो जैसलमेर के साथ में दोस्तों बाड़मेर के अंदर। तो पहला आंसर हो जाएगा जैसलमेर एवं बाड़मेर। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर यह भी बताइए कि इसके अंदर कितने प्रश्न आपके सही हुए। जिन साथियों ने टेस्ट दिया है वे भी, जो अभी इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं वे भी। और साथियों, आप मुझे बताइए कि ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी में किस तरीके से 4 चांद लगाने वाली है, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वही हमें प्रेरित और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। तो हम सभी जुड़कर मेहनत करेंगे और फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप स्टैंड कर पाएंगे और मेरिट में निश्चित रूप से जो रिजल्ट का एक PDF होगा उसमें आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं। जी हाँ, इसी टाइप के प्रश्न आपके आने हैं। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। गलती मत करना, 2 की स्पीड में आपको नहीं देखना है, मैं ऑलरेडी 2 की स्पीड ही बोल रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे राइट करें। दोस्तों, यहां पर कैम्ब्रियन दिया है, जबकि कौन से युग में इसका निर्माण होता है तो अरावली का निर्माण हम देखते हैं। तो अरावली का निर्माण होता है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। कितने वर्ष पहले तो 65 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण होता है। और कौन कौन सी क्रेटन यहाँ पर टकराती है तो मारवाड़ और बुंदेलखंड क्रेटन यहाँ पर टकराती है। और मारवाड़ और बुंदेलखंड क्रेटन से कौन सी सीमा है इनकी तो अभिसारी सीमा है। दोस्तों, दोनों प्लेटों की जब आमने सामने गति होती है तो उसको कहेंगे अभिसारी सीमा। और जब आप किसी कॉपी के कागज को भी दोनों ओर से प्रेशराइज करेंगे तो बीच में फोल्ड पड़ेंगे। अतः दोस्तों, ये वलित पर्वतमाला का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ये अभिसारी सीमा पर है। चलिए, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है। जी बिल्कुल, जो मूल रूप में विद्यमान नहीं है, पर्वत अवशिष्ट है, मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। यहाँ पर 2 भी सही है, यहाँ पर 3 भी सही, 4 भी सही है। तो 2 और 4 आंसर कौन सा राइट हो गया दोस्तों? 1 राइट हो गया। मुख्यतः आग्नेय चट्टान, क्योंकि अरावली के अंदर अवसादी प्रकार की चट्टानें भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो गया आपका 1। बढ़ते हैं आगे। चलिए, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है दोस्तों? बाप बोल्डर
बाप बोल्डर फलोदी के अंदर चट्टाने हैं, कौन से युग की चट्टाने हैं? कार्बोनिफेरस युग की चट्टाने हैं। और कार्बोनिफेरस युग में किसने ये चट्टाने बनाई है? तो हिमानी द्वारा, यानी कि हिमानी द्वारा निक्षेपित चट्टानों को हम क्या कहते हैं? तो बाप बोल्डर। कहां पर? कार्बोनिफेरस। तो ये तो सही सुमेलित है। भाकर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। फिर हम बात करते हैं गिरवा। गिरवा यानी कि तस्तरी आकार की पहाड़ियों को, तस्तरी आकार की पहाड़ियों को उदयपुर के चारों ओर जो फैली हुई पहाड़ियां, उनको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे अपन कौन सी पहाड़ियां? तो गिरवा की पहाड़ियां। वृहद सीमांत ब्रंश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीबीटी फॉर ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, महान सीमांत ब्रंश। और महान सीमांत ब्रंश यदि राजस्थान के मैप पर आप आए और राजस्थान के मैप पर देखें तो विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में यहाँ पर एक ब्रंश है, एक फाल्ट है। और इस फाल्ट को अगर देखें तो ये कहाँ से स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है? बेंगू चित्तौड़, फिर कहाँ पर? उत्तरी कोटा, फिर कहाँ पर? SKD सवाई माधोपुर करौली और बूंदी, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर। और सवाई माधोपुर के साथ और कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? तो बूंदी के अंदर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बूंदी के अंतर्गत ये मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न भाकर क्या है? तो सिरोही के अंदर खड़े और तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को सिरोही में क्या कहते हैं? भाकर। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहें, आपके कोई प्रश्न है तो पूछते भी रहे और कितने सही हुए गिनते भी रहे। आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। और प्रश्न करने से बेहतर और अधिक अच्छे से सीखना है कि प्रश्न छोड़ना कौन सा है। हाँ दोस्तों, 40% का आंकड़ा हमें पहले पार करना है जीके के अंदर। फिर बाद में और देखेंगे, यदि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का अस्तित्व ही नहीं होता तो राजस्थान में निम्न में से कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक संभावित होता? ठीक है, अप्लाइड प्रश्न इसी को कहेंगे कि यदि राजस्थान के अंदर अरावली नहीं होती तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन की संभावना है वो क्या होती? मरुस्थलीकरण कम होता। कैसे कम होता? अरावली नहीं होती तो बढ़ जाता। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ अधिक प्रभावी होते। ठीक है, मानसूनी वर्षा का पूर्व पश्चिम वितरण बदल जाता। यस, मानसूनी वर्षा में अपन अभी देखते हैं पूर्व में ज्यादा होती है, पश्चिम में कम होती है। ये वितरण पूरी तरीके से क्या हो जाता? बदल जाता। चंबल बेसिन लुप्त कैसे हो जाती? तो यहाँ पर क्या संभावित, सबसे संभावित क्या था? तो ये वर्षा का जो वितरण है वो वितरण क्या हो जाता? प्रारूप चेंज हो जाता। तो इसका आंसर राइट हो गया 3 नंबर। फिर हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन, हाँ हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है। दोस्तों इसको मैं कई बार ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत बता चुका हूं कि मालपुरा करौली का मैदान जो है, ठीक है, बनास नदी का मैदान है। मालपुरा करौली का मैदान किसका है? बनास नदी का मैदान है। रासमन, चित्तौड़, भीलवाड़ा, आरसीबी यानी कि रासमन, चित्तौड़, भीलवाड़ा में कौन सा मैदान है दोस्तों? मेवाड़ का मैदान है। और उससे ऊपर कौन सा मैदान रहेगा? मालपुरा करौली का मैदान। तो इसको तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा किसने दी है? तो हेरान महोदय ने तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का स्तर, इन प्रश्नों की समझ आपके तैयारी के स्तर को निश्चित और निसंदेह बेहतर तो करेगी, लेकिन आपके पढ़ने और सोचने समझने के ढंग को भी चेंज कर देगा। ये जरूर प्रयास रहेगा मेरा। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है। प्रदेश इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी संकट का क्या कारण है, वह इकोलॉजिकल सिस्टम वहां पर क्यों खतरे में है। और उसके अंतर्गत बात करें वनोन्मूलन के कारण, यस वनोन्मूलन के कारण खतरे में है, बिल्कुल सही है। भूमि अवकर्षण, ठीक है। जल प्रदूषण नहीं, खनिजों का खनन बहुत हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, ठीक है ना, अरावली की ऊंचाई कम कर दी, ज्यादा कर दी। तो इस तमाम सारी चीजों में हम देखें कि अरावली का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम खतरे में है। अरावली के अंदर जल प्रदूषण नहीं है दोस्तों, अरावली के अंदर जल प्रदूषण नहीं है। भूमि का अवकर्षण हो रहा है, जरूर हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, खनिज का खनन हो रहा है, लेकिन जल प्रदूषण नहीं है। तो हम ढूंढते हैं अ, ब और द कौन सा राइट हो गया आपका? 3 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? सही सुमेलित नहीं है, कुबड़ पट्टी। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन? कुबड़ पट्टी।
और कुबड़ पट्टी का मतलब एक बार ग्रेड 2 आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आता है सीधा सीधा कि बांका पट्टी क्या है। कौन सी पट्टी दोस्तों? बांका पट्टी। और बांका पट्टी जो होती है वो नागौर के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? नागौर के अंदर। तो कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर दिया है यहाँ पर। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दिया है, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दिया है, नहीं। बोराट का पठार कौन से जिले के अंदर है? तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में दोस्तों, रासमन उदयपुर के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार रहेगा? तो बोराट का पठार रहेगा। इस बोराट के पठार की अभी अभी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मिलान वाले प्रश्न तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में कुंभलगढ़ या बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जरगा है। दोस्तों जरगा की ऊंचाई कितनी है वो भी बताएं मुझे। जरगा चोटी कौन से जिले में है ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आगे बात करते हैं हम कि ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बिजोलिया या ऊपर माल का पठार कहाँ पे है? तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य कौन सा पठार हो जाएगा? ऊपर माल का पठार हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा गलत हो गया दोस्तों? बोराट का पठार यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में था। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब होता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में राजस्थान के मैप पर ले जाता हूं आपको, और राजस्थान के मैप पर यदि हम इंडिकेट करें तो ये वाला जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। एक तरफ पोखरण, एक तरफ बालोतरा और एक तरफ कौन सा हो जाएगा? फलोदी। और इसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। मैं क्विक रिवीजन के माध्यम से क्विक पेपर सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमें और किस स्तर में सुधार करना है, किस स्तर की तैयारी करनी है। तो पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच में यहाँ पर जो चट्टाने हैं कौन सी चट्टाने? भूमिगत चट्टाने हैं, आधार चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने हैं? आधार चट्टाने हैं। इस बेस रॉक या आधार चट्टाने जो हैं वो अनावृत हो चुकी हैं। दोस्तों क्या हो चुकी है? अनावृत हो चुकी है। और कितना परसेंट एरिया बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5% एरिया बालू का स्तूप मुक्त है। पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच में आधार चट्टाने, यानी कि ऊपर से सारा आवरण हट चुका है। अब तो कैसे रेत होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? बालू का स्तूप बनेगा। तो अनावृत हो चुकी है। 41.5% भाग पर हमारे यहाँ पर क्या नहीं है? बालू का स्तूप नहीं है। मुझे आप दोस्तों बताइएगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ 2 प्रकार के बालू का स्तूप है। मुझे बताना अनुदैर्घ्य कहां पर मिलेंगे, मरुस्थल के सेंटर में या परिधि में, और अनुप्रस्थ कहां पे मिलेंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि राजस्थान में ड्यून मुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो इसी बेस पर हम ढूंढते हैं प्रश्न का आंसर। तो इसी बेस पर प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं तो सीधा हम आंसर पर ही पहुंचते हैं। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? 4 नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में सत्य कथन है। दोस्तों क्या लिखना है? सत्य कथन। यह दिल्ली रेंज के रूप में हरियाणा तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। इसका सर्वोच्च भाग दक्षिणी छोर पर है, यानी कि सिरोही के अंदर गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः ज्वालामुखी उत्पत्ति की पर्वतमाला है, नहीं दोस्तों, पूर्णतः ज्वालामुखी उत्पत्ति की पर्वतमाला नहीं है। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर कौन सी प्लेट है? मारवाड़ क्रेटन। और यहाँ पर कौन सी प्लेट है? तो बुंदेलखंड। और उससे भी इसकी उत्पत्ति हुई है, इससे भी यहाँ पर फोल्ड हुए हैं, यानी कि पूर्णतः ज्वालामुखी से निर्मित ये पर्वतमाला नहीं है। देखते हैं इसके आंसर क्या राइट होगा। तो आंसर राइट होगा 1 और 2 सही है। आपको ये जो हमारी सीरीज है वो कैसी लगी, इस सीरीज का आपका फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दें, ताकि हमें पता चले कि और किस दिशा में और किस तरीके के प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ना है। दोस्तों जरूर फीडबैक आपका, ठीक है, हमें प्रेरित करेगा। तो हम आगे बात करते हैं, और साथ साथ प्रेरित तो हमें करेगा, लेकिन आपको भी स्वयं प्रेरणा लेनी है, आपको भी स्वयं सीख लेनी है और तैयारी करनी है। बाकी मेरी गारंटी है कि प्रश्न तो आएंगे, लेकिन प्रश्न करके आना यह आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं चंबल नदी। और मुझे विश्वास दिलाओ इस कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपने नाम सहित कि हम इस बार झंडे गाड़ के ही आएंगे।
इस बार हम कुछ करके ही आएंगे। और वो मिठाई का डिब्बा कौन सा था, वो मिठाई का डिब्बा भी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख ही दो कि मैं कौन से मिठाई का डिब्बा मुझे चाहिए और कौन कौन देने के लिए तैयार है। चंबल नदी द्वारा निर्मित रवाइन स्थल रूप किस प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों? गोले अपर्दन या गले अपर्दन जिसको कहते हैं इरोजन। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि गले अपर्दन से बेडलैंड टोपोग्राफी का विकास होता है। नदी छोटी छोटी शाखाओं के माध्यम से मिट्टी का कटाव करती है और उस तरीके की बेडलैंड भूमि जो होती है या रवाइन स्थल रूप जो होते हैं उसका विकास कौन सा अपर्दन करता है? गले अपर्दन करता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंट करके रख लेना, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करते हैं थार मरुस्थल की उत्पत्ति। थार मरुस्थल की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? मेरे पूर्व के वीडियो में भी मेरे कमेंट आए हैं कि सर आपके वीडियो में हमें 2x की स्पीड करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता है कि अभी ऊपर और आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर भूगोल और राजस्थान भूगोल और अपना लक्ष्य सब भटक जाएंगे, हम रील में व्यस्त हो जाएंगे। दोस्तों यह पूर्णतः समुद्री अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पूर्णतः समुद्री अवसादों से निर्मित है। यह मुख्यतः पवन निक्षेपण दोस्तों ये प्रश्न पूरा नहीं आया है, ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं आया है, हम आगे बात करेंगे, देख प्रश्न पूरा आएगा तो। बाकी थार के मरुस्थल के संदर्भ में हम सर्वाधिक उपयुक्त कथन की बात करें तो मुख्यतः पवन निक्षेपण और अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रभाव का परिणाम है। ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो जहां पवन का निक्षेपण हुआ है और एक अरावली के पूर्व में तो बारिश हो रही है लेकिन अरावली के पश्चिम में बारिश नहीं हो रही है और इस अरावली के पश्चिम में वर्षा नहीं हो रही है, यानी कि एक तरफ बादल रुककर दूसरी तरफ छाया क्षेत्र का विकास हो रहे हैं, इसलिए मरुस्थल का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा है, दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है दोस्तों, समुद्री अवसादों से पूर्णतः निर्मित नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी भी मिलती है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ये 56 की पहाड़ियां वगैरह भी मिलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी दोस्तों किसका मुकुंद? जाला का मुकुंद। किसका मुकुंद? जाला का मुकुंद। तो देखते हैं जाला का मुकुंद मतलब क्या है। तो झालावाड़ और कोटा के बीच में कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। दोस्तों मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो हैं वो कौन सी पर्वतमाला का है? तो आपको याद रखना है ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वतमाला में यदि हम देखें तो झालावाड़ में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी 517 मीटर लगभग, कौन सी है? तो चंदवाड़ी। तो चंदवाड़ी पर्वत श्रेणी मुकुंदरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो गई। झालावाड़ और कोटा के बीच में मुकुंदरा की पहाड़ियां है। सर्वाधिक कहाँ है ऐसा प्रश्न भी आया है, तो सर्वाधिक कहाँ पे है? कोटा के अंदर। विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत ये क्या है? यहाँ मानी जाती है, ये अरावली का हिस्सा नहीं है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सेंदड़ा स्टेशन। सेंदड़ा स्टेशन के पास किस टाइप की चट्टानें पाई जाती है? तो सर्प फण आकार की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों किस तरीके के आकार की चट्टानें पाई जाती है? सर्प फण आकार की चट्टानें पाई जाती है। याद रखना है सेंदड़ा कहाँ पर है? तो पाली के अंदर है। सेंदड़ा कहाँ पे है? पाली के अंतर्गत है। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही कथन का चयन करना है। पहले तो ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और फिर बात करते हैं कि लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती नदी है। ये पूरे राजस्थान का किस टाइप का पठार है? ये बेडलैंड टाइप का या उबड़ खाबड़ पठार है। ये कहाँ पर है? तो जैसमंद झील के पूर्व में है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं दोस्तों, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है? तारागढ़ है, 873 मीटर है। फिर हम बात करते हैं 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर है, चित्तौड़ में नहीं है। शिवपुरी घाट और बर दर्रे अरावली के दर्रे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, यानी कि ए और ए के साथ कौन सा राइट हुआ? डी राइट हुआ। ये प्रश्न किस किस को आ रहा था, किसका ये राइट हुआ है, आप मुझे बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो पेपर से लिए गए। इस पेपर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, पीडीएफ के साथ ओएमआर शीट मिलेगी। दोनों की प्रिंट लीजिए,
प्रिंट की सुविधा बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म देखोगे कोई नहीं देता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए पीडीएफ लीजिए। पीडीएफ के साथ ओएमआर के साथ 2 घंटे बैठकर शांत मतलब जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल के अंदर हैं उसी धैर्य के साथ, उसी गंभीरता के साथ पेपर कीजिए, मजा भी आएगा और टाइम मैनेजमेंट के साथ एक निश्चित दिशा मिलेगी। चलिए, गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? सांचौर के अंदर है। गौ अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है? नापासर के अंदर है। तो फिर हम बात करते हैं गो वत्स पालन के अंदर कहाँ पे है? नौहर के अंदर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2, 3, 4 और यहाँ हम बात करें कि पहले का क्या है, तो पहले का क्या हो जाएगा? 2, फिर दूसरे का क्या हो गया? तो गौ अभ्यारण्य 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन गलत हो सकते हैं। एक का यहाँ पर सांचौर के अंदर है, गोमूत्र बैंक कहाँ पे है? सांचौर के अंदर। 2 का गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो नापासर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है? नापासर के अंदर है। तो यहाँ पर गलत है, ये 3 नंबर हो जाएगा। फिर गौ संवर्धन पार्क जो है वो बस्सी के अंदर है, बस्सी के अंदर है। और गो वत्स पालन केंद्र कहाँ पे है? तो नौहर के अंदर है। इस प्रश्न को थोड़ा सही से कर लेना, सही कर लेना इस प्रश्न को, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। गौ अभ्यारण्य नापासर, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको खास करके याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। मिलान करते हैं, एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है। दोस्तों भेड़ के अंदर एक ट्रिक बताई थी मैंने, मामा बाग में सोना चौके से पूजे, सोना चौके से पूजे, और चौके से पूजे से इसकी राजस्थान में जितनी भी भेड़ की नस्ल हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगी। तो मालपुरी नस्ल किसकी है? तो मालपुरी नस्ल किसकी है? भेड़ की है। भैंस की नस्ल कौन सी है? तो जाफराबादी है। अश्व की कौन सी है? तो काठियावाड़ी है। और गोवंश की कौन सी है? तो मालवी है। देखिए मिलान करते हैं, ए का क्या हो गया? 4, इसके बाद बी का क्या हो गया? 3, इसके बाद भैंस कौन हो गई? जाफराबादी। और घोड़ा कौन सा हो गया? काठियावाड़ा। मामा का घोड़ा, किसका घोड़ा है? मामा का घोड़ा है। और यहाँ पर घोड़ा किसका हो गया? तो घोड़ा हो गया यहाँ पर मारवाड़ी, सॉरी कौन सा? मारवाड़ी। मारवाड़ी के साथ मालानी, और इसके साथ में कौन है? काठियावाड़ का घोड़ा। ये खास चीज के याद करना। मुझे बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि कहां पर चेतक नस्ल के घोड़े तैयार किए जा रहे हैं। चेतक नस्ल के घोड़े राजस्थान में कहां पर तैयार किए जा रहे हैं, आप मुझे बताएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ पर राइट है। आगे बात करते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर, वरमूल जोधपुर, उरमुल बीकानेर के अंतर्गत, और गंगमूल कहाँ पर है? तो गंगमूल हनुमानगढ़ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान के मैप पर। राजस्थान के मैप में हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी डेयरी हो जाएगी? गंगमूल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगमूल। फिर बीकानेर के अंदर कौन सी हो जाएगी? तो बीकानेर के अंदर उरमुल हो जाएगी। ऊन से क्या हो जाएगा? उरमुल। और जोधपुर के अंदर क्या हो जाएगी? तो वरमूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वरमूल हो जाएगी। इसके साथ में पद्मा दूध डेयरी राजस्थान की पहली दूध डेयरी है। ग्रेड 2 के अंदर पशु संसाधन, एक काफी छोटा प्रश्न है, मतलब सिलेबस है, और उसमें से एक प्रश्न आपका बैठता ही बैठता है। तो सभी सही सुमेलित हैं, सभी क्या हो जाएंगे? सही सुमेलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान डेयरी विकास निगम ग्रेड 2 के अंतर्गत ये डेयरी विकास स्पेशल दिया गया है। डेयरी विकास किस तरीके की संस्था है? सहकारी संस्था है। किस तरीके की संस्था है? त्रिस्तरीय संस्था है। और अपन देखें कि 3 स्तरीय संस्था में RCDF राजस्थान डेयरी विकास फेडरेशन, और फेडरेशन की स्थापना कब होती है दोस्तों? 77 के अंदर। कहां पर होती है? जयपुर के अंदर होती है। कहां पे होती है? जयपुर के अंदर। फिर कौन है? जिला दुग्ध उत्पादक केंद्र या जिला दुग्ध उत्पादक केंद्र कितने हैं? इसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। और इसके बाद है प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था सहकारी क्षेत्र में पूर्ण रूप से, और डेयरी विकास के अंतर्गत RCDF 1977 में। इससे पहले डेयरी विकास निगम जो है वो 1975 के अंतर्गत गठित हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। ये पूर्व की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे बात करते हैं, गोमट और मेवाड़ी किसकी किस्म है? तो ये है सीधी ऊंट की किस्म है। आगे बात करेंगे 20वां और लास्ट प्रश्न, असुमेलित को छाटिए। गौ अभ्यारण्य अभी पड़ा है, नापासर के अंदर है।
गदर्भ अभ्यारण्य? नहीं दोस्तों, गदर्भ अभ्यारण्य है आपके ढूंढलोद के अंदर। कहां पर है दोस्तों? ढूंढलोद के अंदर। और चाकसू के अंदर शीतला माता जी का मेला भरता है, यह ध्यान रखना है। यहां पर बात करते हैं मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में, और मत्स्य अभ्यारण्य कहां पे है? बड़ी का तालाब। कौन सी मछली का स्पेशल संरक्षण किया जा रहा है? मत्स्य अभ्यारण्य के अंदर। तो आप यहाँ पर इन 20 प्रश्नों के साथ आगे और मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडियन इकोनॉमी के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।